तो हेलो बच्चों, बोर्ड आभा यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम आपका जो हिस्ट्री का आपका जो सेट 3 है उसका हम पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन लेकर आए हुए हैं और पीडीएफ भी आपको देंगे। तो वीडियो में पूरे बने रहिए और आप लोग को पूरा डिटेल में सॉल्यूशन करवाया जा रहा है, तो वीडियो को पूरा पहले देख लिया करें। वीडियो जो लोग बच्चे नहीं देख रहे एग्जाम में उनको दिक्कत होगा, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, वीडियो पूरा देखा करें। ये क्लास 11th का है, सेट 3 है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सीधे सॉल्यूशन पर चलते हैं। इससे पहले मैं बता दूँ कि ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दिया था कि किन्हीं 5 प्रश्न का उत्तर आपको 2 अंक वाले हैं, 5 प्रश्न बनाने हैं 3 अंक वाले, 7 प्रश्नों में से 5 ही बनाने हैं और 5 अंक वाले 3 प्रश्न बनाने हैं, 5 अंक वाले 3 प्रश्न, ठीक है। तो चलिए हम लोग सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि सेल्जुक तुर्की ने, है ना, कुस्तुनतुनिया पर कब अधिकार किया। सेल्जुक तुर्की ने, है ना, कुस्तुनतुनिया पर कब अधिकार किया, तो कब किया, 1453 मतलब 1453 में। आगे देखिए, छापा खाना का आविष्कार किसने किया था, तो छापा खाना का आविष्कार किसने किया था, जॉन गुटेनबर्ग ने। किसने, जॉन गुटेनबर्ग ने। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए पूछ रहा है कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो ब्रिटिश इंडिया की कंपनी की स्थापना कब हुई, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। याद रखिएगा 31 दिसंबर 1600। आगे देखिए, वास्को डिगामा कालीकट कहाँ पहुंचा। कालीकट आपको केरल में, मैं बता दूं बच्चों, केरला में। वहीं पे वास्को डिगामा सबसे पहले जब भारत आया था तो वहीं पे पहुंचा था, सीधे कैलीकट में ही पहुंचा था। तो कैलीकट में वो कब पहुंचा, 1498 ईस्वी में। कब, 1498 में। आगे देखिए, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था, तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार जॉन के ने किया था। याद रखिए ये सारे क्वेश्चंस 2-2 नंबर वाले हैं, तो इनमें से जो 5 क्वेश्चन किन्हीं को बनाना है, सिर्फ 5 क्वेश्चन बनाना है। सातों को सातों मैंने यहाँ पे आंसर दे दिया है, लेकिन आपको सिर्फ 5 बनाने हैं। कताई मशीन का आविष्कार किसने किया था, तो कताई मशीन का आविष्कार जेम्स हारग्रीव्स ने किया था, ठीक है। याद रखिए ये सारे क्वेश्चंस जितने भी आपको ऑब्जेक्टिव दिख रहे हैं और सब्जेक्टिव सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई, 1921 ईस्वी में। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे स्टार करके रख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूँ फिर से, 1921 ईस्वी में, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे, तो आप लोग एक काम कीजिए कि जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग देख लीजिए और पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा मैं वीडियो में बता ही दूंगा। और मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कि आप लोग यहाँ पे साथ में वीडियो देखा करें, एक बार सुनने से सारी चीज़ें याद हो जाती है। तो देखिए यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो गए 3-3 अंक वाले, ठीक है। और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी मॉडल पेपर वाले हैं सबसे पहले इनको करना है आपको, ठीक है। पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं, पुनर्जागरण, है ना, तो पुनर्जागरण एक फ्रेंच भाषा है ना, फ्रेंच शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है फिर से जागना। तो पुनर्जागरण का मतलब ही समझ में आ रहा होगा, फिर से जागना, पुनर्जागरण, ठीक है। आगे देखिए, 14वीं और 17वीं सदी के बीच यूरोप में जो सांस्कृतिक और धार्मिक प्रगति आंदोलन तथा युद्ध हुआ, देखिए क्या हुआ, 14 से 17वीं सदी के बीच में यूरोप में क्या हुए, सांस्कृतिक और धार्मिक प्रगति के लिए आंदोलन और युद्ध हुए, उन्हीं को पुनर्जागरण कहा जाता है, ठीक है। तो एक तरह से नई क्रांति आ रही थी, नई तरह दिशा में वहाँ का मतलब कि समुदाय, संस्कृति और धार्मिक प्रगति हो रही थी, तो इसलिए आप यहाँ से समझ सकते हैं कि ये पुनर्जागरण कहा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब देखिए कोपरनिकस आपको पता होगा, जिसने बताया था कि मतलब कि पृथ्वी और खगोलविद थे ये, है ना, खगोलविद मतलब जो अंतरिक्ष के बारे में कुछ अपनी राय दे। तो कोपरनिकस के बारे में चलिए देख लेते हैं। उन्होंने पृथ्वी, सूर्य से लेकर बहुत सारी चीज़ें बताया था। अब देखिए यहाँ पे ईसाई ऐसा मानते थे कि पृथ्वी पापों से भरी और पापों की अधिकता के कारण वह स्थिर है। फिर से देखिए क्या बोलते हैं, ईसाई लोग ऐसा पहले मानते थे कि पृथ्वी पापों से भरी है। पृथ्वी किससे, पापों से भरी हुई है, इसलिए इसी पापों के कारण यह स्थिर है। पृथ्वी ब्रह्मांड के बीच में स्थिर है। बाकी लोगों को क्या मानना था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के बीच में स्थित है, इसके चारों ओर खगोलीय ग्रह घूम रहे हैं। मतलब वो अभी देखिए आप लोग सौरमंडल पढ़े होंगे क्लास 8-9 में या कहीं पे भी, तो आप लोग पढ़े होंगे सौरमंडल में कि सूर्य केंद्र में रहता है और सभी ग्रह क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, है ना। सबसे सामने बुध रहता है, उसके बाद फिर शुक्र रहता है, फिर पृथ्वी। तीसरा नंबर में यहाँ पे पृथ्वी है ना। फर्स्ट नंबर में आपको कौन रहता है, बुध, फिर शुक्र। आप लोग ये पढ़े होंगे। लेकिन इनका मानना था कि नहीं, सबसे बीच में कौन रहता है, सबसे बीच में ही पृथ्वी रहता है, बीच में पृथ्वी। तो देखिए ये ईसाई लोग का मानना था, है ना। अब आगे देखिए, लेकिन कोपरनिकस ने क्या घोषणा कर दी कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा लगा रहे हैं। इसका मतलब कोपरनिकस तो ने सही बताया। अब देखिए लोग इसका मतलब कि विरोध करेंगे। कोपरनिकस एक निष्ठावान ईसाई थे, वह इस बात से डरे हुए थे कि उनकी इस नई खोज से परंपरावादी ईसाई धर्म अधिकारी उनका विरोध करेंगे। देखिए अब देखिए, शुरू से ईसाई के जो मतलब कि ईसाई के अधिकारी थे, जितने भी वहाँ के मतलब कि ईसाई के जो निष्ठावान लोग थे, वो सभी क्या समझते थे कि पृथ्वी केंद्र है। लेकिन ये जब कोपरनिकस ने अपने खोज में बताया, इन्होंने अपना जो भी टेलीस्कोप से देखा होगा और उसके बाद बताया कि नहीं, पृथ्वी नहीं, सूर्य मतलब इसका केंद्र है, तो उसको डर था कि कहीं वो उसका विरोध ना करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। कौन सी नई खाद्य वस्तुएं अमेरिका से बाकी दुनिया में भेजी जाती थी, खाने वाली कौन सी वस्तुएं अमेरिका से बाकी दुनिया में भेजी जाती थी। देखिए तो भेजी जाने वाली ऐसी वस्तुएं जो अमेरिका से बाकी दुनिया में जाती थी निम्नलिखित है: आलू, तंबाकू, गन्ने से भरी बीड़ी, चीनी,
रबड़, लाल मिर्च, इमारती लकड़ी, कोको, चॉकलेट बनाने के लिए कोको। तो ये सभी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, ये सारे एग्जाम में आएंगे और 2-3 नंबर वाले क्वेश्चन है, तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। एक बार देख लीजिएगा, आलू, तंबाकू, गन्ने से बनी बीड़ी, रबड़, ये सारे चीज़ें है ना। अब यहाँ देखिए, मध्य और दक्षिणी अमेरिका की संस्कृति यूरोपीय संस्कृति से किस प्रकार भिन्न थी। बोलता है मध्य और दक्षिण अमेरिका है ना, इसकी संस्कृति यूरोपीय संस्कृति से किस प्रकार भिन्न थी। तो देखिए इसका आंसर चलिए देखते हैं। देखिए, दक्षिण अमेरिका की संस्कृति विविध सांस्कृतिक परंपराओं पर आधारित है। इनमें उन लोगों की मूल संस्कृतियां शामिल है, परंतु यूरोपीय संस्कृति मुख्य रूप से स्पेनिश, पुर्तगाली और फ्रेंच द्वारा लाई गई। देखिए फिर से यहाँ समझिए क्या बोला जा रहा है कि दक्षिण अमेरिका की संस्कृति वहाँ की मूल संस्कृति थी, मतलब वहाँ की वहीं का लोकल उपजा हुआ था, वहीं से निकला हुआ था, मतलब कि प्रकट हुआ था। लेकिन देखिए यूरोपीय संस्कृति में क्या क्या थे, स्पेनिश, पुर्तगाली और फ्रेंच द्वारा लाया गया था। ठीक है, अब देखिए यूरोप की संस्कृति कला, वास्तुकला, फिल्म, विभिन्न प्रकार के संगीत, अर्थशास्त्र, साहित्य और दर्शन में निहित है, जो यूरोप महाद्वीप से उत्पन्न हुई है। अब आगे देखिए, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका की संस्कृति विशेष रूप से सिनेमा और टीवी जैसे माध्यम से है। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ब्रिटेन के औद्योगिकरण, देखिए ब्रिटेन मतलब हमें इंग्लैंड ही हुआ। ब्रिटेन के औद्योगिकरण के फलस्वरूप पर कच्चे माल की आपूर्ति का क्या प्रभाव पड़ा, है ना। बोलता है कि ब्रिटेन में जो औद्योगिकरण हुआ, इसके कारण कच्चे माल की आपूर्ति में क्या प्रभाव पड़ा। कच्चा माल समझ रहे होंगे, किसी भी इंडस्ट्री के लिए कच्चे माल जरूरी होता है, तभी वो कुछ मटेरियल बना सकता है। किसी भी उद्योग का आधार कच्चा माल होता है, यही मैंने अभी बताया कि कोई भी उद्योग हो, इंडस्ट्री लगता है तो उसके लिए कच्चा माल, रॉ मटेरियल इंपॉर्टेंट होता है। यदि कारखाने को कच्चे माल की आपूर्ति समय पर होती रहे तो उत्पादन नियमित गति से होगा। अभी देखिए, अगर आपका चीनी बनाना है तो चीनी को अगर गन्ना सही मात्रा में मिलता रहेगा लगातार मिल में, तभी तो गन्ना से फिर वह चीनी बनेगा, ठीक है, फैक्ट्री में। लेकिन जब गन्ना नहीं बनेगा, गन्ना उचित मात्रा में नहीं जाएगा तो चीनी भी नहीं बनेगा। तो वही यहाँ पर बोला गया कि अगर माल की आपूर्ति समय पर होती रहे तो नियमित उत्पादन भी होता रहता है। इसके विपरीत यदि कच्चे माल की आपूर्ति कम या बंद हो जाए तो उद्योग का उत्पादन भी कम हो जाता है, उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। यदि एक ही क्षेत्र में कच्चे माल की आपूर्ति हो तो उद्योग के विकास तेजी से होता है। यह ब्रिटेन का सौभाग्य था कि वहाँ एक द्रोणी क्षेत्र तथा एक ही पट्टी में उत्तम कोटि का, देखिए वहाँ पे एक सौभाग्य है कि वहाँ पे देखिए उच्च कोटि का कोयला और उच्च स्तर का लोहा साथ साथ उपलब्ध था वहाँ पे, है ना। तो इसलिए वहाँ पे दिक्कत नहीं था। तो ये वाला देखिए यहाँ पे, ये याद रखिएगा, ये वहाँ पे क्या था, एक पट्टी पाया जाता है जिसके कारण वहाँ से कोयला और लोहा की कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ब्रिटेन वाला क्वेश्चन को आप आंसर दे दोगे एग्जाम में। ब्रिटेन में स्त्रियों के भिन्न भिन्न वर्गों के जीवन पर औद्योगिक क्रांति का क्या क्या प्रभाव पड़ा, है ना। बोलता है कि स्त्रियों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ा। देखिए कि ब्रिटेन में औद्योगिकरण के कारण स्त्रियों को कारखानों में ज़्यादा देर तक काम करने के फलस्वरूप उसका बुरा प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर पड़ा। देखिए कारखानों में उनसे ज़्यादा देर तक काम लिया जाने लगा, है ना। स्त्रियों का गृहस्थ जीवन बर्बादी के कगार पर आ गया। वहीं दूसरी तरफ औद्योगिकरण के कारण संपन्न व उच्च वर्ग की स्त्रियों का जीवन और भी अधिक आनंदमय हो गया। देखिए जो गरीब थे, जो मतलब मिडिल क्लास के थे, जो गरीब थे, उनका तो जीवन मतलब कि फैक्ट्री में ही ज़्यादा गुजरने लगा। उनका घर में मतलब अपना समय देने का टाइम नहीं बचने लगा, फैक्ट्री में दिन रात गुजरने लगा। लेकिन जो उच्च वर्ग की थी, जो संपन्न थी, जो बड़ी बड़ी रानियाँ थी, महारानियाँ थी, जो भी बोलो, उनका अधिक आनंदमय जीवन हो गया था, क्योंकि उनसे उनको फ़ायदा हो रहा था फैक्ट्री से। ठीक है, जो फैक्ट्री के मालिक होंगे, जो ओनर होंगे, उसकी वाइफ, उन सभी का बात मैं कह रहा हूँ। रानी, ब्रिटेन की रानी कुछ दूसरा आप समझ लीजिएगा, ब्रिटेन की रानी एक ही थी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि रानी महारानी कहने का मतलब मेरा था कि जो संपन्न हो, जो सभी तरह से हो, ये मेरा कहने का मतलब था। देखिए आगे देखिए, सन्यात सेन के 3 सिद्धांत क्या थे। देखिए 3 सिद्धांत क्या क्या थे, राष्ट्रवाद, गणतंत्र, समाजवाद। देखिए राष्ट्रवाद में इसका अर्थ था मांचू राजवंश को सत्ता से हटाना, क्योंकि उसे विदेशी राजवंश माना जाता था। दूसरा में देखिए देश में गणतांत्रिक सरकार की स्थापना करना। तीसरा देखिए क्या दिया हुआ, समाजवाद में पूंजी का नियमन करना तथा भूमि के स्वामित्व में समानता लाना, ये समाजवाद। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन से हम लोग देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्या, और आप लोग हम लोग आ गए हैं। ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन है और 3 ही का उत्तर देना था आपको एग्जाम में। इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा लेंदी आपको करके लिखना पड़ेगा। और फिर से मैं बता दूं कि आपको ये PDF कहाँ मिलेगा, चलिए बता देता हूँ। दुर्ग उत्तरीय आने से पहले ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा बच्चों। आप लोग दोनों हमारे देखिए यूट्यूब चैनल दोनों सब्सक्राइब कर लीजिए। 2 यूट्यूब चैनल, एक बोर्ड आभा, नवाबा, ठीक है। तो अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं वो बोर्ड आभा चैनल में ही देख रहे हैं, तो बोर्ड आभा चैनल को अभी मैं फिर से बोल रहा सब्सक्राइब कर लो। इस तरह का सॉल्यूशन और PDF आपको कहीं पे नहीं दिया जाएगा। हर साल यहाँ पे बोर्ड परीक्षा के हज़ारों बच्चे यहाँ से पास होते हैं। फिर ये देखिए नवाबा भी चैनल हमारा ही है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि पिछले साल 75% से भी अधिक बच्चे, 75% से भी अधिक नंबर, 1200 से ज़्यादा बच्चे लाए हैं यहाँ पे पढ़ के, ठीक है। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए टेलीग्राम मेन ग्रुप लिंक दिया हुआ है, 12th का लिंक दिया हुआ। आप लोग 12th ही जाओगे ना आगे अगला क्लास, तो आप लोग 12th वाला मतलब कि टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाओ। इसका लिंक जो देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ये वीडियो के नीचे मैंने डाल दिया है। कहाँ डाल दिया है, वीडियो के नीचे। तो वीडियो के नीचे डाल दिया, आप लोग दोनों में से जुड़ जाइएगा, ठीक है।
और बहुत बच्चे लिंक से नहीं जुड़ पाते हैं, तो देखिए वीडियो लिंक, PDF सॉल्यूशन सभी टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। और 3 टेलीग्राम ग्रुप ही यहाँ पे फिर से देखिए मैंने लिख दिया नाम, ये टेलीग्राम ग्रुप है। अगर आप लोग लिंक से नहीं जुड़ पाते, लिंक से बहुत बच्चे नहीं जुड़ पाते, तो देखिए एक ये ग्रुप में जुड़ना है और एक ये ग्रुप में। 10th वाला में नहीं जुड़ना आप लोगों को, वो 10th वाले बच्चे जुड़ते हैं। तो देखिए मेन ग्रुप का नाम क्या है, बोर्ड आभा जैकबोर्ड। ये लिख के सर्च मारना, जो मैं गोल घेर रहा हूँ उसको लिख के सर्च मारना है, बोर्ड आभा जैकबोर्ड। और एक दूसरा चैनल का नाम है बोर्ड आभा क्लास 12 चैम्प्स, है ना, जैकबोर्ड क्लास 12 चैम्प्स बोर्ड आभा। तो ये दोनों में से आप लोग को जुड़ जाना और जल्दी जुड़ जाइए, ठीक है। वहीं पर सारी चीज़ें आपको क्लास रिलेटेड लेक्चर, PDF वीडियो, जो इंपॉर्टेंट अपडेट रहेगा सभी वहाँ मिलेगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन से आगे चलते हैं, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। पुनर्जागरण सर्वप्रथम इटली में ही क्यों हुआ? देखिए पुनर्जागरण जो हुआ था सर्वप्रथम इटली में ही क्यों हुआ, इसका यहाँ पे रीजन पूछा जा रहा है। तो देखिए इटली में सर्वप्रथम पुनर्जागरण प्रारंभ होने के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। व्यापार का विकास, इटली में व्यापार के क्षेत्र में अत्यधिक विकास हुआ, वहाँ बड़े बड़े नगरों का विकास हुआ, देख रहे हैं, बड़े बड़े नगर का विकास हुआ। वेनिस, फ्लोरेंस, मिलान आदि इटली के प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र थे। तो व्यापार की उन्नति के कारण यहाँ के लोग अत्यंत धनी थे। ये धनी व्यक्ति साहित्यकारों, कलाकारों और दार्शनिकों को उदारपूर्वक आश्रय देते थे, ठीक है। आगे देखिए धनी वर्ग का योगदान, व्यापार की उन्नति के कारण इटली में बड़े बड़े नगरों का उदय और विकास हुआ तथा धनी लोगों का प्रादुर्भाव हुआ। धनी लोगों ने साहित्य एवं कला के विकास में काफ़ी योगदान दिया। फ्लोरेंस नगर के शासक लोरेंजो ने साहित्यकारों एवं कलाकारों को आश्रय प्रदान किया। उन्होंने क्या किया, उसने फ्लोरेंस नगर में अनेक सुंदर इमारतें बनवाई, ठीक है। आगे देखिए नगरों का विकास, इटली में बड़े बड़े नगरों का उदय एवं और विकास हुआ। फ्लोरेंस, वेनिस, मिलान आदि नगर काफ़ी समृद्ध तथा उन्नत थे। इटली के ये नगर ज्ञान विज्ञान के केंद्र थे। इटली के नगरों के निवासी एक दूसरे के साथ विचारों का आदान प्रदान करते थे, है ना। इन नगरों के धनी लोगों ने कलाकारों, साहित्यकारों आदि को उदारपूर्वक आश्रय दिया, ठीक है। अब याद देखिए इटली का वैभव, तो ये आप लोग देख सकते हैं कि इटली का वैभव था। आगे देखिए इटली की भौगोलिक स्थिति भी उसमें कारगर थी, तो ये भी आप लोग पढ़ सकते हैं कि अन्य देशों की अपेक्षा इटली का यूनानी साम्राज्य तथा उनकी संस्कृति से घनिष्ठ संपर्क था। तो आप लोग पूरा पढ़ के देख लीजिएगा। आगे देखिए रोम का ईसाई संस्कृति का मुख्य केंद्र होना, ये भी इसी के कारण था। तो एक बार फिर मैं बता रहा हूँ कि रोम ईसाई धर्म का मुख्य केंद्र था, इसके कारण भी यहाँ पर पुनर्जागरण हुआ है, ठीक है। और बड़े बड़े चर्च, गिरजाघर यहाँ पे थे। तो इसलिए मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ कि ये सारे जो 6 कारण मैंने दिए हैं, इनमें से किन्हीं 4 या 5 को आप एग्जाम में लिख दोगे तो 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने 6 कारण आपको बता दिए। विज्ञान और दर्शन में अरबियों का क्या योगदान था? तो देखिए विज्ञान और दर्शन में अरबियों का योगदान इस प्रकार से रहा। देखिए पूरे मध्यकाल में ईसाई गिरजाघरों और मठों के विद्वान यूनानी और रोमन विद्वानों की कृतियों से परिचित थे, पर इन लोगों ने इन रचनाओं का प्रचार प्रसार नहीं किया। आगे देखिए 14वीं शताब्दी में अनेक विद्वानों ने प्लेटो और अरस्तू के ग्रंथों से अनुवाद को पढ़ना शुरू किया। अरब के अनुवादकों ने अतीत की पांडुलिपियों का संरक्षण और अनुवाद सावधानीपूर्वक किया था, है ना। एक और यूरोप के विद्वानी यूनानी ग्रंथों के अरबी अनुवादों का अध्ययन कर रहे थे, दूसरी और यूनानी विद्वान अरबी और फारसी विद्वानों की कृतियों से अन्य यूरोपीय लोगों के बीच प्रसार के लिए अनुवाद कर रहे थे। तो ये देखिए काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है, ये सारे आप लोग पढ़ के देखिएगा जरूर घर में। ये ग्रंथ प्राकृतिक विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान, औषधि विज्ञान और रसायन विज्ञान से संबंधित थे। टॉलमी के अल्मजेस्ट, है ना, में लिखा गया था कि बाद में उनका अरबी अनुवाद किया गया था। में अरबी भाषा के विशेष उपपद अल का उल्लेख किया गया जो यूनानी और अरबी भाषा के बीच के संबंध को दर्शाता है। देखिए टॉलमी का अल्मजेस्ट जो था वो अरबी भाषा के उपपद अल में उल्लेख है, जिसका क्या मतलब निकलता है कि यूनानी और अरबी भाषा का संबंध को यहाँ पे दर्शाता है वो शब्द, ठीक है। मुसलमान लेखकों जिन्हें इतालवी दुनिया में ज्ञानी माना जाता था में अरबी हकीम, मध्य एशिया के बुखारा दार्शनिक इब्न सीना और आयुर्वेद विज्ञान, है ना, आयुर्विज्ञान विश्वकोश के लेखक अल राजी सम्मिलित थे। तो ये देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये सारे आप लोग जितने भी मॉडल पेपर में सभी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है, यूरोपवासियों की खोज यात्राओं के बारे में बताया। तो आप लोग को पता होगा इन्होंने समुद्री यात्रा बहुत ही की थी और इन्होंने ही सभी देशों को अधिकतर खोजा था। आगे देखिए क्या यहाँ पे इसका आंसर मैंने लिखा है बहुत ही अच्छे तरीके से, आप लोग देखिए कि 15वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 16वीं शताब्दी के मध्य तक, मतलब 15वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी की बात की जा रही है, लगभग 100 वर्षों में परिस्थितियों के संयोजन ने यूरोपीय व्यापारियों को
नए मार्ग तलाशने के लिए प्रेरित किया। ये लोग नए मार्ग तलाशने लगे, अब दूसरे देश खोजने लगे। कहाँ? समुद्र पार जाएंगे। अब देखिए यह नया मार्ग उनको स्थल मार्ग से ना होकर समुद्र रास्ता था। देखिए वो जानते थे कि स्थल मार्ग से हम आसपास के क्षेत्र ही जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम समुद्री क्षेत्रों से जाएंगे तो एक बड़े देश दूसरे देश में जा सकते हैं ना। देखिए ये देश है और ये देश है, तो ये देश से ये देश, ये समुद्र पार करके ही जा सकते थे। देखिए पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी समुद्र यात्रा को लेकर बहुत उत्सुक थे। हेनरी ने समुद्री यात्रा से जुड़े नेविगेशन एड्स एवं नए तकनीकी पूर्ण जहाज़ों को डिजाइन किया। देखिए पानी जहाज़ जब बनाना है तो ये सभी डिज़ाइन तो करना पड़ेगा। हेनरी ने इसके साथ एक ऐसी तकनीक पर भी काम किया जिससे वो जहाज़ की स्थिति को भी पता लगा सकता था समंदर में, ठीक है, बीच समुद्र में वो क्या कर सकता था, जहाज़ का जो है नेविगेशन कर सकता था कि मेरा जहाज़ यहाँ पे है, लोकेट कर सकता था, ठीक है। समुद्र के रास्ते मसालों के द्वीप इंडोनेशिया तक पहुंचने का सपना विश्व में जिस पहले यूरोपीय व्यक्ति ने देखा था वह पुर्तगाल का समुद्री यात्री कौन था? फेर्दिंद मगलेन था। कौन था? फेर्दिंद मगलेन, ठीक है। आगे देखिए जो स्पेनिश प्रशासकों की सेवा में था, सन 1519 में उसने यूरोप के पश्चिम से होते हुए एशिया की ओर अपनी यात्रा प्रारंभ की। किसी भी नाविक को उसने नहीं बताया कि वे कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। ये दूसरा कार्य। अब आगे देखिए दक्षिण अमेरिका से गुजरते हुए 2 जहाज़ एक तूफान में बुरी तरह से नष्ट हो गए, लेकिन इस यात्रा में एक नए मार्ग की खोज जिसे मैगलन जलडमरूमध्य के नाम से जाना जाता है। मगलेन का सपना इंडोनेशिया तक पहुंचकर वापस लौटने का था, लेकिन वो फिलीपींस के ऐतिहासिक मकतान युद्ध में मारा गया, ठीक है। तो वो देखिए इंडोनेशिया में जाकर फिर वो वापस लौटना चाहता था यही समुद्री यात्रा से, लेकिन लौट ना सका, ठीक है। समुद्र के रास्ते पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो ब्रिटेन का सर फ्रांसिस ड्रेक। देखिए मैंने यहाँ पे 4-5 आप लोग को यात्री का नाम दिया, उसमें से कोई भी 3 का भी आप कर दीजिएगा, मतलब कि एग्जाम में दिखा दीजिएगा तो आपको नंबर मिल जाएगा, है ना। उसने अपनी यात्रा, ठीक है, इतना में मगलेन द्वारा खोजे गए रास्ते से प्रारंभ की और सफलतापूर्वक 1500 कितना लिखा हुआ है ये हिंदी में कितना होता है? 7 1570 में ब्रिटेन वापस लौटा। मार्को पोलो, देखिए मार्को पोलो का नाम विश्व इतिहास में के मशहूर जहाजी और व्यापारियों में आता है। देखिए मार्को पोलो है ना, 1271 से 1324 तक इन्होंने एशिया के कई स्थानों का भ्रमण किया। मार्को पोलो चीन पहुंचने वाला प्रथम यात्री तो नहीं था, लेकिन चीन की पूरी जानकारी देने वाला प्रथम यात्री जरूर था, ठीक है। याद रखिए कि चीन ये पहुंचे थे। अमेरिका की समुद्री यात्रा से खोज करने वाला कोलंबस भी उसकी ही किताब से प्रेरित हुआ था। देख रहे हैं तो सारा। अब देखिए वास्को डी गामा का मैंने यहाँ लिखा था, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो अब फिर यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया है, तो आप लोग कोई भी 3 यात्री का नाम यहाँ पे जरूर दिखा दीजिएगा ताकि अच्छा लगेगा, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है अगर वैसे भी लिख दोगे तो अंक मिलेंगे। ब्रिटेन में 1793 से लेकर 1815 तक कई युद्धों में शामिल रहा, है ना, जिसका ब्रिटेन के उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा यहाँ पे बताना है। तो देखिए ब्रिटेन इतना से इतना तक के कई युद्धों में लिप्त रहा, इसका ब्रिटेन के उद्योगों पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। देश की अर्थव्यवस्था युद्धों के कारण चरमरा गई, ठीक है। वहाँ के फैक्ट्रियों पर भी व्यापारों के बंद हो जाने का प्रभाव पड़ा, जिससे वे उद्योग धंधे व कारखाने शीघ्र ही बंद हो गए। युद्धों के कारण यूरोप के साथ उसका व्यापार वहाँ से अलग हो गया, ठीक है। आगे देखिए नेपोलियन बोनापार्ट की महाद्वीपीय व्यवस्था थी, है ना। आर्थिक बहिष्कार की नीति ने इंग्लैंड को आर्थिक संकट में फंसा दिया। कारणवश नेपोलियन इंग्लैंड के विदेशी व्यापार को समाप्त कर देना चाहता था। तो ये सारे कारण थे, आप लोग देख सकते हैं। मजदूर उद्योग धंधों व कारखानों के बंद हो जाने की वजह से विवश हो गए और बेरोजगारी के कारण वे भूखमरी और शिकार होने लगे, ठीक है। इंग्लैंड में रोटी व मांस की कीमतें आसमान छूने लगी, साथ ही साथ इंग्लैंड की मुद्रा में भी अवमूल्यन हो गया। अब देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, मेजी पुनर्स्थापन से पहले की वे अहम घटनाएं क्या थी जिन्होंने जापान के तीव्र आधुनिकीकरण को संभव किया। तो देख लीजिए यहाँ पे इसका भी आंसर मैंने दे दिया है कि जापान में 1867-68 में एक युगांतकारी घटना मेजी पुनर्स्थापना के रूप में घटी। सदियों पूर्व जापान में 2 अहम प्रशासनिक शक्तियाँ 2 भागों में विभाजित थी, प्रधान सेनापति, सम्राट तथा शोगुन। तो एक बार इनको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैंने पूरा इसका आंसर दे दिया है, आप लोग यहाँ पे पूरा पढ़ सकते हैं कि जापान में किसान हथियार 16वीं शताब्दी तक रखते थे, फलतः यदा कदा अराजकता का वातावरण पैदा हो जाता था। यद्यपि इस शताब्दी के अंतिम वर्षों में किसानों ने हथियार लिए गए। तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोग को इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है।
आशा करता हूँ देखिए ये लेंथी क्वेश्चन है तो आप लोग एक बार पूरा पढ़ लीजिएगा और इसको छोटा भी कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, दोनों मैंने फिर से बता दे रहा हूँ कि ये दोनों टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइए। वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है या फिर आप लोग जो मैंने नाम बताया है वो टेलीग्राम में सर्च करके आप लोग जुड़ जाइए, ठीक है। आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत ही मेहनत से तैयार हुआ है बच्चों। आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दिया कीजिए, ठीक है। मिलते फिर आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।